नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारी पहली वीडियो है। और ये वीडियो जो है पीसीएस 2022 की परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाई जा रही है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आइए देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या विषय सूची दिया हुआ है। और ये बुक जो है ये जीएस वर्ड से है, जीएस वर्ड की है। आइए देखते हैं इसकी विषय सूची क्या है। ये स्पेशली फॉर जो है यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। भारतीय राज्य व्यवस्था में अध्याय की बात करें तो संवैधानिक विकास और भारतीय सभा एवं संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संघ और उसका क्षेत्र, मूल अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन, संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य की कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन, सहकारी समितियां, अधिकरण, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं या निकाय, और संविधान में किए गए अब तक जो महत्वपूर्ण संशोधन हैं, इन सभी को हम एक एक वीडियो करके कुल 26 वीडियो में पढ़ेंगे। आइए पहले जो है अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय है हमारा संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का परिचय दे कि संविधान का निर्माण कोई क्षणिक प्रक्रिया का परिणाम न होकर एक दीर्घकालिक और सतत विकास का परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। कंपनी के प्रशासन की संपूर्ण शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक मामलों तक सीमित थे, उन्होंने 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो है प्राप्त कर लिए थे। कालांतर में ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया और 1858 में ईस्वी के मतलब 1857 के विद्रोह के बाद, मतलब 1858 के सिपाही विद्रोह के जो पश्चात ब्रिटिश ताज ने भारतीय शासन का उत्तरदायित्व जो है अपने हाथों में ले लिया था और जो कि 1947 ईस्वी तक जो है स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो है चला था। धातव्य है कि 1773 के चार्टर एक्ट से लेकर 1935 तक के विभिन्न अधिनियम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाहित किए गए हैं। आइए संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। कंपनी का शासन जो है 1773 से 1858 बोले तो 1773 बक्सर के युद्ध के पहले से लेकर और सिपाही विद्रोह 1857 तक के बीच के जो है उसको कंपनी का शासन कहते हैं। और 1857 के विद्रोह के बाद शुरुआत से लेकर और आज़ादी तक के शासन को जो है ताज का शासन कहते हैं। ताज के शासन का जो है वो ब्रिटिश का शासन कहते हैं। अब हम एक एक एक्ट को पढ़ेंगे। पहले हम कंपनी का शासन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि 1773 का जो एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट क्या क्या था इसमें। तो यह एक्ट जो है 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। वह 1774 में इसे लागू किया गया और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक तथा राजनैतिक कार्यों को जो है मान्यता मिली थी और साथ ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया और धातव्य है कि वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिसे नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने के अधिकार जो है प्राप्त थे। दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल तथा बिहार और उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई थी। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध जो है लगा दिए गए थे। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील जो है वो प्रिवी काउंसिल में की जाती थी। आइए आगे देखते हैं 1784 का पेस्ट इंडिया एक्ट।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में निहित दोषों को दूर करने के लिए जो है ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन पारित किया, जिसे 1781 का संशोधन अधिनियम जो है पारित किया था, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया। 1784 के एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का जो है शुभारंभ किया गया था। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियां भी गवर्नर जनरल एवं उसके परिषद के अधीन हो गई थी और इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र को थे, क्षेत्र आसपास के क्षेत्र थे, उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। 1813 का चार्टर एक्ट जो है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारतीय व्यापार के एक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया, किंतु चीन से तथा चाय के व्यापार पर एक अधिकार जो है 20 वर्षों के लिए कंपनी के हाथों में ही रहने दिया था। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन कार्य जो है अनिवार्य कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10% लाभांश जो है देने का निश्चय किया गया था। अब बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की बात। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। ध्यान देने बात की है कि 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था और चीनी और चाय के साथ, चीन से और चाय के साथ जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब आया 1833 का चार्टर एक्ट और 20 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो इस समय कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम पर औद्योगिक क्रांति से प्रेरित उदारवादी नीतियों के क्रियान्वयन का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1773 के एक्ट में जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा आपको बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका को असीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके साथ ही भारतीय कानूनों के पुनर्गठन तथा लिपिबद्ध करने हेतु एक विधि आयोग जो है स्थापित किया गया। अब बात करते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। इस अधिनियम द्वारा शासन की संसदीय प्रणाली जिसे कार्यपालिका व विधान परिषद का विचार प्रस्तुत किया गया, जिसमें विधान परिषद ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसार पर कार्य करती थी। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इस सदस्य को अब तक गवर्नर जनरल के काउंसिल का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया था। इस अधिनियम में भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती, नोटिस करने वाली बात है कि 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती एवं नियुक्ति हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और इस संबंध में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया गया था। मैकाले समिति जो है वो सिविल सेवकों की भर्ती और नियुक्ति से संबंधित है। अब बात करते हैं 1858 का चार्टर एक्ट। यहीं से आपका चार्टर एक्ट खत्म हो जाएगा और कंपनी का शासन जो है यहाँ से लागू हो जाएगा। यह अधिनियम 1858 की क्रांति के पश्चात लाया गया था। इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। देखा कि 1858 के बाद से ही कंपनी का शासन, अर्थात कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन, अर्थात ब्रिटिश में जो बैठे लोग थे इंग्लैंड में, वहाँ के लोग अब शासन करेंगे अपने यहाँ जो कंपनी है उस पर। अब गवर्नर जनरल के पदनाम को परिवर्तित कर दिया गया। फिर एक बदलाव, भारत का वायसराय कर दिया गया, जो कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में जाना गया। 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और 1833 के एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
और 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को नाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया, जो कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में जाना गया। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को भंग कर दिया गया और इसकी समस्त शक्तियां जो है भारत सचिव लो, इसमें एक और पद आ गया, भारत सचिव। भारत सचिव का भी को प्रदान कर दिया गया। भारत सचिव जो है ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय विधान परिषद का जो है गठन किया गया। अब बात करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई और इस अधिनियम के तहत विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को जो है शामिल किया गया। मतलब अब जो शासन बन रहे थे, कानून बन रहे थे, उनमें जो है भारतीयों को भी शामिल करना शुरू कर दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। और हालांकि अध्यादेश की जो अवधि थी वो 6 माह ही थी। आइए आगे देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त जो है विधान परिषद के कार्यों में भी वृद्धि की गई। उन्हें विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और सरकार से जो है प्रश्न पूछने का जो अधिकार है ये दिया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना तथा पृथक मताधिकार की व्यवस्था कर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1909 का जो है भारत परिषद अधिनियम। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में अतिशय वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषदों की जो संख्या है 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का जो है दायरा बढ़ाया। जैसे बजट पर चर्चा के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार दिया गया। अब 1892 वाले में सिर्फ बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन यहाँ पे जो है चर्चा करने का जो दायरा बढ़ाया गया। बजट पर चर्चा के दौरान आप अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे और बजट पर संकल्प पारित करने का जो है आप रखने का अधिकार दिया गया था। इसके अतिरिक्त दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में एक एक भारतीय सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। देखिए धीरे धीरे जो है भारतीय जो है उनकी कंपनी के जो शासन है उसमें एंट्री कर रहे हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत है। इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान का विस्तार करते हुए न सिर्फ मुस्लिमों बल्कि सिखों वर्ण ईसाइयों और यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अब चुने नहीं जाते थे, अब डायरेक्ट जनता द्वारा जो है चुने जाते थे। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात राज्यसभा तथा लोकसभा का निर्वाचन किया गया। 1919 के ही भारत शासन अधिनियम में जो है राज्यसभा तथा लोकसभा का सृजन किया गया था। भारतीय कार्यों की देखरेख के लिए नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों को 2 पृथक भागों आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त कर दिया गया। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर शासन गवर्नर के सानिध्य में निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता था। आगे बात करते हैं केंद्रीय विषय के अंतर्गत विदेशी मामले, सुरक्षा, डाक, तार आदि थे, जबकि प्रांतीय विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा,
चिकित्सा, भूमि, जल संभरण व कृषि आदि शामिल थे। अब बात आता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के उद्विकास के क्रम में 1935 का अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, उस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम के तहत भारत में एक फेडरल अर्थात संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम द्वारा भारत के संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्रीय तथा या संघीय सूची में 59 विषय तथा राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ये नोट करके पॉइंट जो है आप अभी के और इस वाले को जो है आप दोनों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को जो है अंत कर दिया गया और इन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार जो है प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त राज्यों में उत्तरदायी सरकार की जो है स्थापना की गई। यह व्यवस्था 1937 से 1939 तक विद्यमान रही। उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना है वो की गई थी। यह जो है 1937 से 1947 तक ही 39 तक ही जो है विद्यमान थी। इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन को बंद किया गया। अब जो है केंद्र में, पहले तक कि प्रांत में मतलब कि द्वैत शासन थी, मतलब दो तरह से जो है शासन हुआ करता था, लेकिन अब केंद्र में जो है 2 तरह से शासन होगा। संघीय विषय को 2 भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। इसके तहत 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनी मतलब विधानसभा और विधान परिषद, 11 प्रांत थे उस टाइम, और जिसमें से 6 प्रांतों में जो है विधानसभा और विधान परिषद व्यवस्था तथा 5 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडलों की जो है व्यवस्था की गई थी। भारत राज्य सचिव का परिषद समाप्त कर दिया गया और एक संघीय प्राधिकरण की जो है स्थापना की गई। यहाँ पे जो है भारत के जो सचिव था उसके पद को भी समाप्त कर दिया गया, परिषद के को समाप्त कर दिया गया और एक संघीय प्राधिकरण की स्थापना की गई। अब बात करते हैं भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। यह अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था, जिसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने पास किया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है कि इसने भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक 2 संप्रभु व स्वतंत्र अधिराज्यों का सृजन किया। इसने भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान में रहने का निर्णय ले सकते हैं। और इस अधिनियम के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि जब तक नया संविधान अस्तित्व में नहीं आ जाता है तब तक दोनों राज्यों का शासन जो है 1935 के शासन अधिनियम जो है 1935 का जो शासन अधिनियम था इसी के तहत जो है चलेगा। अब आती है क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के मध्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों से बात कर युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने तथा उनसे भविष्य की संवैधानिक प्रगति के बारे में बात करना था। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे कि युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान करना था और देशी रियासतों को यह अधिकार होगा कि वे भारतीय संघ में बने रहें अथवा अलग हो जाएं। भारतीय संविधान के निर्माण होने तक ब्रिटिश शासन भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब जब तक क्रिप्स मिशन में ये प्रमुख प्रावधान इसी तरह थे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक ब्रिटिश सरकार जो है भारत की सुरक्षा जो है करेगी। इसके अतिरिक्त क्रिप्स मिशन में यह भी कहा गया था कि भारत को कॉमनवेल्थ में शामिल होने अथवा न होने का भी अधिकार होगा। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। द्वितीय विश्व, अब वो तो बात हो गई क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव लेके आया था, और अब हम बात करेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध के में शामिल होने के लिए प्रस्ताव ले गया था क्रिप्स मिशन, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद जब आपका आया कैबिनेट मिशन। अब देखो कैबिनेट मिशन में क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री, अब वहाँ प्रधानमंत्री भी जो है नया निर्वाचित हो गया।
19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर तथा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को इस मिशन का जो है सदस्य बनाया गया था। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना और भारतीय संविधान के तरीकों पर आम सहमति के लिए ब्रिटिश भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों और भारतीय राज्यों से बातचीत करना तथा भारत के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारी परिषद का गठन करना था। नोट में दिया हुआ कि कैबिनेट मिशन तथा भारतीय नेताओं के बीच वार्ता के लिए जो बैठक हुई थी वो शिमला में आयोजित हुई थी। अब कैबिनेट मिशन का जो प्रमुख प्रावधान क्या था? कैबिनेट मिशन के प्रावधान में यह कहा गया कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एक संघ बने। ब्रिटिश भारत जो है जहाँ पर जो कि इंग्लैंड का जहाँ तक जिस पर अधिकार था वो, और देशी रियासतों का जो है एक संघ बने जिसके हाथ में सुरक्षा विदेशी मामले आदि से संबंधित सभी मामले होंगे। संघ की कार्यकारिणी तथा एक विधायिका का प्रावधान और एक संविधान सभा का निर्माण करना आदि था। अब यहाँ पे आपका संवैधानिक विकास समाप्त हो जाता है। अब हम महत्वपूर्ण जो स्मरणीय तथ्य हैं, जो बहुत ही जरूरी तथ्य हैं, इसको बात करेंगे कि क्या क्या है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 में लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1773 में गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। कंपनी शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान तथा भारत जो है गवर्नर जनरल पद का सृजन, रेगुलेटिंग एक्ट जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के जो पद है इसका सृजन जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया। और सन 1774 ईस्वी में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और सर एलिजा इम्फे को जो है मुख्य न्यायाधीश, लिमेंटर चैम्बर्स एवं हाइट को न्यायाधीश बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों के उपहार लेने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की जो है अनुमति दी गई और भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रतिबंध जो है किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के भारतीयों का प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी संभव हुई। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन का अंतिम चार्टर था। बात करते हैं आगे। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारतीय मामलों पर सीधे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया। बताया था ना कि यहाँ से आपका जो 1858 के बाद से ब्रिटिश शासन का जो मतलब इंग्लैंड के बैठे लोग जो हैं वहाँ से शासन करेंगे, ब्रिटिश क्राउन का शासन हो जाएगा। भारत संचालन की शक्ति 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन कर उसे सौंप दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल जो है वायसराय के नाम से जाने लगा। ये 1858 के जो है अधिनियम के द्वारा ही अभी बात चल रही है। और ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया द्वारा भारत के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत योजना की गई, जिसे भारतीय शिक्षित वर्ग द्वारा अधिकारों का मैग्ना कार्टा। तो अधिकारों का मैग्ना कार्टा 1858 के ही चार्टर एक्ट को 1858 के ही अधिनियम को कहा जाता है। अब बात आती है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत की। शाही उपाधि अधिनियम 1876 द्वारा 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है घोषित किया गया। सर अरुंडेल की समिति पर 1909 में पारित भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किसकी रिपोर्ट पर आया था? तो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर जो आया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। महिलाओं को मताधिकार, प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और हाई कमिश्नर की नियुक्ति। भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो है विशेषताएं हैं। द्वैत शासन के जन्मदाता जो हैं वो लियोनियल कार्टिस को माना जाता है।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला अधिनियम 1935 है। 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से अखिल भारतीय संघ स्थापित कर संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई। इसी के साथ पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप भारत के संवैधानिक विकास को अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो अपलोड होने का वेट करें। और जल्द ही मैं, या अर्थात आज या कल में ही दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और ठीक है, इसी के साथ बंद करते हैं और धन्यवाद।